स्वागत है आपका इस चैनल पर। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की अपनी पाठशाला। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ध्यानपूर्वक देखिए। पहला क्वेश्चन आखिर क्या कह रहा है एक त्रिभुज एक्स वाई के केंद्रक का जो निर्देशांक है 1,2 है। कह रहा है उसके दो शीर्ष एक्स और वाई की जो निर्देशांक है 3,-4 और 0,5 है। कह रहा है तीसरा जो शीर्ष जेड है उसके निर्देशांक क्या होंगे। तो आइए दोस्तों हम यहाँ पर तीसरा जो शीर्ष है जेड उसके निर्देशांक पता करने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों जरूरी नहीं है मैं यहाँ पर त्रिभुज एक्स वाई जेड बनाऊं, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए, जिससे आपको चित्र की समझ में आए, उसके लिए मैं यहाँ पर त्रिभुज की आकृति बनाने त्रिभुज एक्स वाई जेड बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, जब आप सीख जाएंगे तो आपको बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक त्रिभुज एक्स वाई जेड बना लेता हूँ। बना लीजिए। सबसे पहले मैं एक त्रिभुज एक्स वाई जेड बना लेता हूँ। बना लीजिए एक्स वाई जेड। सबसे पहले मैं एक त्रिभुज एक्स वाई जेड बना लेता हूँ। बना लीजिए। मान लीजिए दोस्तों ये हमारा एक त्रिभुज है। मान लीजिए दोस्तों ये हमारा एक त्रिभुज है, और इस त्रिभुज का मान लीजिए दोस्तों ये हमारा एक त्रिभुज है, और इस त्रिभुज का ये वाला जो शीर्ष है ये एक्स है, और ये वाला जो शीर्ष है ये वाई है, और ये वाला जो शीर्ष है वो हाँ। दोस्तों हमसे कह रहा है कि एक त्रिभुज है एक्स वाई जेड। कह रहा है उस दोस्तों एक त्रिभुज है एक्स वाई जेड। तो सबसे पहले मैंने एक त्रिभुज यहाँ पर एक्स वाई जेड बना लिया। मान लीजिए इस त्रिभुज का ये वाला जो शीर्ष है एक्स है, और ये वाला जो शीर्ष है वाई है, और ये वाला शीर्ष जो है जेड है। हाँ दोस्तों हमसे कह रहा है कि एक त्रिभुज है एक्स वाई जेड। ठीक है, कह रहा है उसके केंद्रक का जो निर्देशांक है, कह रहा है इसका ये जो त्रिभुज एक्स वाई जेड है इसके केंद्रक का जो निर्देशांक है, इसका केंद्रक क्या होता है? जी होता है। कह रहा है इसके केंद्रक का जो निर्देशांक है वो 1,2 है। 1,2 है। आगे कह रहा है इसके दो शीर्ष एक्स और वाई। कह रहा है इसके दो शीर्ष, इस त्रिभुज एक्स वाई जेड के दो शीर्ष एक्स और वाई के निर्देशांक कह रहा है 3,-4 है। 3,-4 है और 0,5 0,5 कह रहा है जो तीसरा शीर्ष है जेड उसके निर्देशांक क्या होंगे। मान लीजिए तीसरा जो शीर्ष है उसके निर्देशांक एक्स वाई। मान लीजिए तीसरा जो शीर्ष है जेड त्रिभुज का जो तीसरा शीर्ष जेड है उसके निर्देशांक एक्स वाई, मतलब हमें एक्स वाई की वैल्यू बतानी है। हाँ यही बतानी है। ठीक है, तो आइए निकालने की कोशिश करते हैं। दोस्तों आपने कल ही कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि यदि कोई त्रिभुज एबीसी है और उसके यदि कोई त्रिभुज एबीसी है और उसके शीर्ष के जो निर्देशांक क्रमशः x1, y1, x2, y2, x3, y3 है, तो ऐसी स्थिति में त्रिभुज एबीसी के केंद्रक के जो निर्देशांक होंगे, केंद्रक के जो निर्देशांक होंगे समस्त x वाले टर्म के जोड़ का 1/3 और समस्त y वाले टर्म के जोड़ का 1/3 के बराबर होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ, तो यही दोस्तों अगर दोस्तों केंद्र का जो निर्देशांक होता है समस्त एक्स वाले टर्म के जोड़ का 1/3 और समस्त वाई वाले टर्म के जोड़ 1/3 के बराबर होता है, समस्त वाई वाले टर्म के जोड़ के 1/3 के बराबर होता है, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर भी ये जो केंद्रक जी है इसका जो निर्देशांक होगा समस्त एक्स वाले टर्म के जोड़ के 1/3 और समस्त वाई वाले टर्म के जोड़ के 1/3 के बराबर होगा। कहोगे हाँ? हाँ कि ना कहोगे? हाँ। ठीक है दोस्तों, ये जो केंद्रक जी है इसमें x की वैल्यू हमें तब प्राप्त हुई होगी, ये जो हमें 1 है तब प्राप्त हुआ होगा जब इसका और इसके और इसके जोड़ का 1/3 किया, इसका और इसके जोड़ किया गया होगा और उसका 1/3 किया गया होगा, तब प्राप्त होगा। मतलब इस और इस के जोड़ का 1/3 जो है 1 के बराबर है। हाँ, अगर दोस्तों इस और इसके जोड़ का 1/3 जो है 1 के बराबर है, तो ऐसी स्थिति में इन तीनों का जो योग होगा वास्तव में इसके 3 गुने के बराबर होगा, मतलब 3 के बराबर होगा। तो ये बात पता चल गया कि भैया इस और इसका योग जो है वो 3 यूनिट के बराबर है। हाँ 3 के बराबर है। तो तीनों का योग देखा जाए तो इसका और इसका योग देखा जाए तो 3 है। हाँ, इसमें से दोस्तों इस और इसकी भागीदारी कुल मिलाकर 3 यूनिट की है। हाँ, इस और इसकी कुल भागीदारी क्या है? 3 यूनिट की है। तो इस 3 में से इन दोनों की भागीदारी तो 3 यूनिट की है, तो तीसरे की भागीदारी क्या होगी? तीसरे की भागीदारी तो देखा है तो 0 की होगी। हाँ, मतलब देखा है तो x की वैल्यू क्या है? 0 है। x की वैल्यू 0 है। हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। हाँ, इसी प्रकार दोस्तों ये y वाला दोस्तों जो केंद्रक जी है उसके निर्देशांक में y की जो वैल्यू होगी वो तो प्राप्त हुई होगी जब इसका और इसका जोड़ का 1/3 किया होगा। मतलब इसके और इसके जोड़ का 1/3 जो है 2 के बराबर है। तो अगर दोस्तों इसके और इसके जोड़ का जो 1/3 जो है 2 के बराबर है, तो ऐसी स्थिति में इन तीनों का जो जोड़ होगा वास्तव में इसके 3 गुने के बराबर होगा, मतलब 6 के बराबर होगा। तो ये बात पता चलेगी कि भैया इसका और इसका जो जोड़ है वास्तव में 6 के बराबर है। हाँ 6 के बराबर है।
6 के बराबर है। इस 6 में से देखा जाए तो दोस्तों इसका और इसका योगदान कुल मिलाकर देखा जाए तो -4 और 5 मिलकर 1 होता है। मतलब इन दोनों का योगदान देखा जाए तो 1 यूनिट का होगा। तो इस 6 में से देखा जाए तो इन दोनों का योगदान जो है ये 4 यूनिट, अच्छा 1 यूनिट का है। क्या है? 1 यूनिट का है। तो तीसरा जो टर्म है हमारा ये, उसका योगदान वास्तव में कुल मिलाकर 5 यूनिट होगा। मतलब y की वैल्यू क्या होगी? 5 होगी। इस प्रकार देखा जाए तो x की वैल्यू क्या है? 0 है, y की वैल्यू 5 है। मैं उठाकर अगर यहाँ पर रखता हूँ तो मुझे प्राप्त होगा 0,5। क्या प्राप्त होगा? 0,5 होगा। 0,5 होगा। मतलब क्या होगा? मतलब यही है कि केंद्रक जो जी है, केंद्र मतलब जो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब यही है कि त्रिभुज का जो तीसरा शीर्ष जेड है उसके निर्देशांक 0,5 होंगे। क्या होंगे? 0,5 होंगे। आपको यहाँ तक मेरी बात समझ में आई है कि नहीं? होगी। हाँ, आपकी बात समझ में आ गई है। तो आपने देखा कितने आसानी से हमने निकाल लिया चीजों को। कहोगे हाँ, कितने आसानी से हमने इस चीज को निकाल लिया बिना फॉर्मूले का प्रयोग किए। कहोगे हाँ। आशा करता हूँ ये पसंद भी आपको चीजें आई होंगी। ठीक है। अब दोस्तों हम कुछ नया कॉन्सेप्ट यहाँ पर सीखने की कोशिश करेंगे। ठीक है। अब दोस्तों हम एक नया कॉन्सेप्ट यहाँ पर सीखने की कोशिश करेंगे। आप उस कॉन्सेप्ट को पढ़िए। देखिए क्या कहना चाह रहा है। तो वह देखिए, कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुज ए बी और सी के निर्देशांक क्रमशः x1 y1 x2 y2 x3 y3 है और उसके सम्मुख भुजाओं की लंबाई a b c है, तो ऐसी स्थिति में त्रिभुज के अंतः केंद्र I के जो निर्देशांक होंगे वो a x1 प्लस b x2 प्लस c x3 अपॉन a प्लस b प्लस c a y1 प्लस b y2 प्लस c y3 अपॉन a प्लस b प्लस c के बराबर होगा। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि आखिर ये कहना क्या चाह रहा है। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है। सबसे पहले मैंने एक त्रिभुज बना लिया आपको समझाने के लिए। मान लीजिए दोस्तों इस त्रिभुज का ये वाला जो शीर्ष है ये A है। ठीक है। और ये वाला जो शीर्ष है ये B है और ये वाला जो शीर्ष है ये C है। मान लीजिए दोस्तों तो ये जो त्रिभुज ABC है इसमें A शीर्ष के सामने वाली जो भुजा है वो स्मॉल a है और इस शीर्ष B के सामने वाली जो भुजा है स्मॉल b है और जो C शीर्ष के सामने वाली भुजा है स्मॉल c है। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। तो मान लीजिए दोस्तों ये जो शीर्ष A है, त्रिभुज का शीर्ष A है, इसके निर्देशांक जो है x1 क्या है? x1 y1 है। क्या है? x1 y1 है। और जो शीर्ष B है उसके निर्देशांक हमारा x2 y2 है। और जो तीसरा शीर्ष जो हमारा है C, उसके निर्देशांक x3 y3 है। x3 y3 है। मान लीजिए दोस्तों ये जो त्रिभुज ABC है इसके अंतः केंद्र का जो निर्देशांक है I, यहाँ पर है स्थित है I। ठीक है। त्रिभुज के अंदर ही तो स्थित होता है। हाँ, मान लीजिए अंतः केंद्र मान लीजिए दोस्तों ये जो इस त्रिभुज ABC का जो अंतः केंद्र है यहाँ पर स्थित होगा। अगर त्रिभुज ABC के सम्मुख में शीर्ष ABC के सम्मुख भुजाएं स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c है और उसके और शीर्षों के जो निर्देशांक है x1 y1 x2 y2 और x3 y3 है, तो ऐसी स्थिति में इसके अंतः केंद्र I के जो निर्देशांक होंगे, ऐसी स्थिति में इसके अंतः केंद्र I के जो निर्देशांक होंगे दोस्तों, अंतः केंद्र I के जो निर्देशांक होंगे ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 अपॉन a प्लस b प्लस c। कोमा ay1 प्लस by2 प्लस cy3 अपॉन a प्लस b प्लस c के बराबर होगा। तो ये बातें आपको हमेशा ध्यान रखनी है। ठीक है। ये बातें आपको हमेशा ध्यान रखनी है। क्या ध्यान रखनी है कि यदि कोई त्रिभुज ABC है जिसमें उसके शीर्षों के सम्मुख जो भुजाएं है A
स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी है और उसके शीर्षों के जो निर्देशांक है क्रम से x1, y1 और x2, y2, x3, y3 है। तो ऐसी स्थिति में उस त्रिभुज एबीसी के अंतः केंद्र का जो निर्देशांक होंगे ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 अपॉन a प्लस b प्लस c, ay1 प्लस by2 प्लस cy3 अपॉन a प्लस b प्लस c के बराबर होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्लियर है कभी। हाँ, बस आपको ये ध्यान रखना है, इस पर उतना क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, फिर भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर मैं प्रूव करवाने नहीं जा रहा हूँ, यहाँ पर मैं प्रूव करवाने कुछ नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि प्रूव करवाने में कोई फायदा यहाँ पर इससे मिलेगा नहीं। ठीक है, तो आइए दोस्तों हम इसके ऊपर क्वेश्चन कर लेते हैं, जिससे हमारे अंदर थोड़ा क्लियरिटी आ जाए। ठीक है, थोड़ी समझ पैदा हो जाए। ठीक है, तो इसके ऊपर पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आप ध्यान पूर्वक देखिए इस पहले क्वेश्चन को, उसके बाद समझने की कोशिश करिए कि आखिर ये कहना क्या चाह रहा है। हमसे कह रहा है यदि त्रिभुज के शीर्ष, कह रहा है यदि त्रिभुज के शीर्ष 0,4, 0,0 और 3,0 है, तो अंतः केंद्र के निर्देशांक क्या होंगे? अंतः केंद्र जो आई होता है उसके निर्देशांक क्या होंगे? निर्देशांक ही तो दिया है कहोगे, हाँ, मतलब निर्देशांक ही तो बताना है कहोगे, हाँ, अंतः केंद्र आई के निर्देशांक ही तो बताना है कहोगे, हाँ। तो सबसे पहले मैं एक त्रिभुज बना लेता हूं, क्योंकि दोस्तों ये जो दिया है क्वेश्चन कह रहा है उसमें त्रिभुज के शीर्ष दिए गए हैं तो हाँ, तो सबसे पहले मैं एक त्रिभुज बना लेता हूं। ठीक है, तो मैंने एक त्रिभुज बना लिया ए बी, मैंने एक त्रिभुज बना लिया ए बी सी। ठीक है, मान लीजिए तो इस त्रिभुज ए बी सी का जो शीर्ष ए है उसके निर्देशांक 0,4 है। क्या है? 0,4। और बी शीर्ष जो है उसके निर्देशांक 0,0। क्या है? 0,0। ठीक है, और जो सी शीर्ष है उसके निर्देशांक 3,0 है। हमें क्या बताना है? ये हमें क्या बताना है? हमें बताना है त्रिभुज के अंतः केंद्र आई के निर्देशांक क्या होंगे। हाँ, मान लीजिए अंतः केंद्र आई जो है यहाँ पर इसी के निर्देशांक हमें बताने को, हाँ, तो आइए निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है? दोस्तों आप मुझे बताइए, ये जो हमारे त्रिभुज, इस त्रिभुज का ये वाली जो भुजा है इसकी लंबाई कितनी है? देखिए इस भुजा को देखिए, इस रेखा की इस शीर्ष की लंबाई जो है देखिए इस भुजा के ये इस शीर्ष की जो निर्देशांक है 0,0 है और इस शीर्ष के निर्देशांक जो है 3,0 है। मतलब ठीक, तो देखिए अगर आपको लंबाई निकालना है, अगर आपको लंबाई निकालना है, तो आप एक्स एक्स वाले टर्म को बीच का अंतर लेकर स्क्वायर कर दीजिए। तो अगर मैं अंतर लेकर स्क्वायर करता हूं तो 9, 0 और 3 के बीच का अंतर लेता हूं तो 3 का आएगा और इसका स्क्वायर करता हूं 9 आएगा। इसी प्रकार वाई वाई के टर्म को लेकर अंतर लेकर स्क्वायर कर देता हूं, तो वाई वाई टर्म का अगर मैं स्क्वायर अंतर लेकर स्क्वायर करता हूं तो 0 ही प्राप्त होगा। हाँ, उसके बाद जोड़ देता हूं 0, तो इसमें जोड़ूंगा तो आएगा 0 ही। अब मैं क्या करूंगा? वर्गमूल निकाल दूंगा तो आया 3। मतलब देखा है तो इस रेखा, ये जो रेखाखंड हमारा दिख रहा है इसकी लंबाई जो होगी 3 होगी, 3 यूनिट होगी, 3 यूनिट होगी। इस प्रकार इस रेखाखंड की लंबाई क्या होगी? 3 यूनिट होगी। बोलो हाँ कि ना? होगा। इसी प्रकार दोस्तों आप मुझे बताइए, मैं ये भुजा नहीं कह रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर रेखाखंड की बात कर रहा हूँ। मैंने कहा कि अगर इस शीर्ष के निर्देशांक, इस रेखाखंड के इस शीर्ष का निर्देशांक जो है 0,4 है और इस शीर्ष के निर्देशांक 3,0 है, तो इस रेखाखंड की लंबाई क्या होगी? तो देखिए अगर रेखाखंड की लंबाई निकालनी है तो समस्त एक्स वाले टर्म के बीच का अंतर लीजिए, स्क्वायर कर दीजिए। तो अगर मैं लेता हूं तो आएगा 9 हो गया। इसी प्रकार y वाले टर्म के जो बीच का अंतर लीजिए और स्क्वायर कर दीजिए तो आएगा 16। दोनों को मैं जोड़ दे रहा हूं, जोड़ने पर जो प्राप्त होगा उसका वर्गमूल निकाल दे रहा हूं तो आएगा 5। क्या आएगा? 5 आएगा। इस प्रकार देखा है तो इसकी जो इस रेखाखंड की लंबाई 5 यूनिट है, 5 यूनिट। ये तो निकालना जरूरी है, ठीक है? अगर अंतर केंद्र के निर्देशांक निकालना है तो ये निकालना जरूरी है। ठीक है, भुजा की लंबाई पता करनी है, त्रिभुज की भुजा की लंबाई पता होनी जरूरी है। ठीक है, इसी प्रकार आप मुझे बताइए इस रेखाखंड की लंबाई क्या है? अगर इसके निर्देशांक, इस रेखाखंड के इस चीज का निर्देशांक 0,0 है और इस चीज के निर्देशांक 0,4 है। तो अगर मैं निकालता हूं यहाँ पर तो इसकी लंबाई 4 यूनिट आ गई। क्या? 4 यूनिट आ गई। यहाँ तक आप मेरी बात से सहमत है? कहोगे हाँ, हम आपकी बात से पूरी तरीके से यहाँ तक सहमत, हम आपकी बात से पूरी तरीके से यहाँ पर सहमत, कहीं पर भी दिक्कत, कहीं पर भी परेशानी नहीं है। अब दोस्तों हम आइए अंतर केंद्र आई जो है इसके निर्देशांक, इस त्रिभुज के अंतर केंद्र जो आई है उसके निर्देशांक निकालने की कोशिश करते हैं। दोस्तों आपको जैसे कि पता है कि यदि किसी त्रिभुज एबीसी के सम्मुख भुजाएं जो है सम्मुख है, यदि किसी त्रिभुज एबीसी के शीर्षों के सम्मुख जो भुजाएं हैं ए बी सी है और उनके निर्देशांक क्रमशः, उसके शीर्षों के जो निर्देशांक का क्रमशः x1, y1, x2, y2, x3, y3 है, तो ऐसी स्थिति में अंतर केंद्र आई के जो निर्देशांक होते हैं, ऐसी स्थिति में अंतर केंद्र आई के जो निर्देशांक होते हैं ax1 प्लस ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 अपॉन
ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, कोमा ए वाई वन, ए वाई वन प्लस बी वाई टू प्लस सी वाई थ्री अपॉन ए प्लस बी प्लस सी के बराबर होता है। बोलो हाँ कि ना कहोगे हाँ। यहाँ तक आपको मेरी बातें समझ में आ रही हैं कि नहीं कहोगे हाँ। यहाँ तक हमें आपकी बातें पूरी तरीके से समझ में आ रही हैं। हमें आपकी बातें यहाँ तक पूरी तरीके से समझ में आ रही हैं। ठीक है, कहीं दिक्कत हो, कहीं परेशानी हो तो बताइए, कोई नहीं, हमें कहीं दिक्कत नहीं, कहीं परेशानी नहीं है। ठीक है, अगर तो इस त्रिभुज एबीसी के समूह भुजाएं 3 है, 4 5 है और 4 है और इसके निर्देशांक क्रमशः ये है और ये है, तो ऐसी स्थिति में इसके अंतः केंद्र के जो अंतः केंद्र आई उसके भी अंतः केंद्र आई जो है उसके भी निर्देशांक ये होंगे तो यहाँ पर मैं सारी वैल्यू पुट कर दे रहा हूँ, यहाँ पर मैं सारी वैल्यू पुट कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो ए क्या है कहोगे, देखिए ए शीर्ष के सम्मुख भुजा की लंबाई है, तो यहाँ पर ए की वैल्यू 3 तो मैंने यहाँ पर 3 रख दिया। ठीक है, x1 क्या है कहोगे, देखिए ए शीर्ष के जो निर्देशांक है उसमें x की जो वैल्यू है वो हमारा x1 है, तो 0 रख दिया यहाँ पर, कहोगे हाँ 0 रख दिया। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर, कहोगे हाँ। ठीक है, इसी प्रकार बी क्या कहोगे, देखिए बी शीर्ष के सम्मुख भुजा है, उसकी लंबाई क्या कहोगे, देखिए 5 है। और x2 क्या होगा, देखिए बी सीरीज में x की वैल्यू जो है वो x2 है, तो 0 है। इसी प्रकार आ जाते हैं, इसी प्रकार सी क्या होगा, देखिए सी वास्तव में सी सीरीज के सम्मुख भुजा है। क्या है सम्मुख भुजा, इसका 4 है, तो यहाँ पर 4 होगा। x3 क्या है, x3 देखा है तो 3 है यहाँ पर। आप क्या करना होगा, देखिए तीनों भुजाओं की जो लंबाई का योग है उससे भाग देना, यही तो कर रहा है। a प्लस बी प्लस सी क्या होगा, तीनों भुजाओं की लंबाई का योग है, तो मैंने भाग दिया तीनों भुजाओं की लंबाई के योग से। 4 5 9 9 3 12 मैंने भाग दिया, 12 आया। ठीक है, कोमा ठीक है? यहाँ पर ए क्या होगा, देखिए ए 3 है, 3 रखा। y1 क्या है होगा, देखिए y1 हमारा 4 है, 4 रख दिया। प्लस बी वाई टू होगा, देखिए बी 5 है और y2 हमारा 0 है, 5,0 5 इंटू 0 प्लस सी क्या है होगा, देखिए सी हमारा 4 है, सी हमारा 4 है। y3 क्या होगा, देखिए y3 हमारा 0। अब क्या करना होगा, अपोन में तीनों भुजाओं की लंबाई के योग से भाग देंगे, तो मैंने भाग दिया। इस तीनों भुजाओं की लंबाई क्या है, 12, मैंने भाग दिया। इस प्रकार देखें तो अंतः केंद्र आय के जो निर्देशांक होंगे ये होंगे। अगर मैं इसे सोल्व करता हूं ना, तो ये ऊपर 12 बनेगा, यहाँ पर भी ऊपर 12 बनेगा और 12 से 12 कैंसिल होगा तो 1 आएगा, यहाँ पर भी 1 आएगा। तो इस प्रकार देखा है तो अंतः केंद्र आय के जो निर्देशांक निकल कर आएंगे 1,1 निकल कर आएंगे। क्या आएंगे, 1,1 निकल कर आएंगे। इस प्रकार अंतः कह सकते हैं कि अंतः केंद्र आय के जो निर्देशांक होंगे वो 1,1 होंगे। क्या होंगे, 1,1 होंगे। ठीक है, तो हाँ यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है कि नहीं, कहोगे हाँ यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। ठीक है, अब अगर सारी चीजें क्लियर हो गई हैं तो अब आइए हम कुछ और नया कोशिश करते हैं। अब कुछ और नया कोशिश करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप देखिए क्या कहना चाह रहा है, कहोगे देखिए अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहना चाह रहा है, कहोगे देखिए अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि शीर्षो पी कह रहा है, शीर्षो पी जिसके निर्देशांक 0,12 है और ओ जिसके निर्देशांक 0,0 है और क्यू जिसके निर्देशांक 7,0 है। कह रहा है वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। हाँ, वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, दोस्तों ये जो शीर्ष दोस्तों पी ओ क्यू वो एक त्रिभुज का निर्माण कर रहे हैं और वो उस त्रिभुज के जो शीर्ष पी ओ क्यू है उसके निर्देशांक हमें दिए गए हैं। कह रहा है कि जो त्रिभुज है उसके क्षेत्रफल क्या होगा, कहोगे हाँ। ठीक है, तो आइए हम पता करने की कोशिश करते हैं कि जो त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल क्या होगा, उसका क्षेत्रफल क्या होगा। हाँ, सबसे पहले मैं कार्तीय तल बना लेता हूँ क्योंकि मुझे जानना जरूरी है कि ये जो निर्देशांक है वो कार्तीय तल में कहाँ पर स्थित होगा, कार्तीय तल में कहाँ पर स्थित होगा, कार्तीय तल में कहाँ पर स्थित है। सबसे पहले मैं एक कार्तीय तल यहाँ पर बना लेता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पर कार्तीय तल बना लेता हूँ। दोस्तों ये हमारा कार्तीय तल है जिसमें आपको पता है कि ये वाला हमारा एक्स अक्ष है, ये वाला हमारा वाई अक्ष है। ये हमारा एक्स अक्ष है, ये वाला हमारा वाई अक्ष है।
हमसे दोस्तों हमने कार्तीय तल बना लिया, तो आप मुझे बताइए जो त्रिभुज P है उसके शीर्ष 0,12 दिया, तो 0,12 कहाँ स्थित होगा? तो देखिए x पे 0 चलिए, x अक्ष पर 0 चलिए, यहाँ पर नामकरण भी कर देता हूँ, ठीक है? नामकरण कर दो, कहोगे हाँ बिल्कुल नामकरण कर दीजिए, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी होने वाली नहीं है। मैंने कहा ठीक है नामकरण कर देता हूँ, ठीक है? 2, 4, 6, 8, ठीक है? इसी प्रकार यहाँ पर -2, -8, -6 हो गया, -8, इसी प्रकार 2, 4, -6, -8 हो गया। इसी प्रकार ऊपर भी 2, 4, 6, 8, 10, 12 बोलो हाँ कि नहीं? अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हम 10 ही तक बना रहे हैं, देखने में बेकार लगे, 8 ही तक बना रहे हैं, ठीक है? आप मुझे बताइए दोस्तों, हमें जो त्रिभुज हमारा उसमें पी सी एस के निर्देशांक 0,12 है। आप मुझे बताइए 0,12 कहाँ है? तो देखिए एक्स अक्ष पे 0 चलिए तो यहाँ पर आ गया, ठीक है? तो अगर वाई अक्ष पे 12 चलिए, तो 12 अगर मैं चलता हूँ तो यहाँ पर कहीं आऊंगा, तो हाँ यहाँ पर कहीं आऊंगा। 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट। थोड़ा मैं इसे मिटाकर दोबारा बना लेता हूँ, ठीक है? दोबारा इसे मिटाकर बना लेता हूँ, जिससे आपको चित्र के समझ में आ जाए, जिससे आपको चित्र के समझ में आ जाए। थोड़ा बड़ा बनाऊंगा, ठीक है? दोस्तों आपको चित्र ये पता है कि इसे हम कहते हैं एक्स अक्ष, आपने इसे हम कहते हैं एक्स अक्ष, और इसे हम कहते हैं वाई अक्ष। क्या कहते हैं? वाई अक्ष। बोलो हाँ कि ना कहोगे? इसे हम कहते हैं एक्स अक्ष, इसे हम कहते हैं वाई अक्ष, ठीक है? यहाँ पर दोस्तों आपको चित्र पता है कि ये हमारा मूल बिंदु है, मूल बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं वो क्या होते हैं? 0,0 होते हैं, तो यहाँ दोस्तों आपको चित्र में पता है कि एक्स अक्ष पर नंबर लिखे रहते हैं, और वो नंबर लिखे गए होते हैं पॉजिटिव में, कहोगे? तो यहाँ पर मैं पॉजिटिव में नंबर लिख देता हूँ, 2, 4, 6, 8, 10। इसी प्रकार वाई अक्ष पे भी नंबर लिखे गए होते हैं पॉजिटिव में, कहोगे? हाँ, 2, 4, 6, 8, 10, 12, ठीक है? यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, कहोगे? हाँ यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर भी नंबर लिखे गए होते हैं, लेकिन नंबर लिखे गए होते हैं माइनस में, कहोगे? नेगेटिव में। 4, 6, 8, 10। इसी प्रकार यहाँ पर भी नंबर लिखे गए होते हैं नेगेटिव में। अब दोस्तों हम क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। तो जो त्रिभुज है उसमें पी सी एस के निर्देशांक 0,12 दिए हैं। आप मुझे बताइए इस कार्य तल में 0,12 कहाँ स्थित है? तो देखिए अगर आपको पता करना है तो इस अक्ष पे 0 चाहिए, ठीक है? 0 यहाँ पर, वाई अक्ष पे 12 चलिए तो 12 यहाँ पर। इस प्रकार देखा है तो 0,0 अगर मैं देखता हूँ तो 0 x बराबर 0 वाली रेखा ये है, और y बराबर 12 वाली रेखा अगर मैं ऐसे खींचता हूँ तो दोनों रेखाएं जो है x बराबर 0 और y बराबर 12 वाली रेखा है यहाँ पर खींचे कर लो। इस प्रकार 0,12 यहाँ पर 0,12 स्थिति में हो गया। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई। इसी प्रकार आप मुझे बताइए 0 को मान दोस्तों जो त्रिभुज है, त्रिभुज जो हमारा उसमें क्यू ओ चीज के निर्देशांक हमें 0,0 दिए हैं। तो ओ चीज कहाँ है? कहोगे देखिए 0,0 कहाँ है? कहोगे देखिए 0,0 यहाँ पर है। मतलब देखा जाए तो त्रिभुज का जो ओ शीर्ष है वो वास्तव में यहाँ पर है, कहोगे। और पी शीर्ष जो है, पी शीर्ष के निर्देशांक हमें 0,12 दिया था, और वो वास्तव में देखा जाए तो 0,12 यहाँ पर है, मतलब पी शीर्ष हमारा यहाँ पर है, त्रिभुज का पी शीर्ष यहाँ पर। इसी प्रकार आप मुझे बताइए जो क्यू शीर्ष है त्रिभुज का उसके निर्देशांक 7,0 दिया है, कहोगे हाँ। तो 7,0 कहाँ पर स्थित होगा? देखिए एक्स अक्ष पर हम चलेंगे 7 यूनिट, तो 7 यूनिट चलेंगे तो यहाँ पर है, वाई अक्ष पे 0 चलेंगे तो यहाँ पर है। इस प्रकार देखा है तो 7,0 यहाँ पर स्थित होगा, 7,0 यहाँ पर। अगर 7,0 यहाँ पर स्थित है तो ये क्या है? कहोगे ये वास्तव में ओ शीर्ष है, ये हमारा क्यू शीर्ष है। क्या है? क्यू शीर्ष है, हाँ क्यू शीर्ष है, ठीक है? हमसे कह रहा है दोस्तों मैंने क्या किया, इस पी ओ क्यू शीर्ष को आपस में मिला दिया। अगर मैं मिलाता हूं यहाँ पर पी ओ क्यू शीर्ष को आपस में मिलाता हूं तो हमारा त्रिभुज क्या बनेगा? हमारा त्रिभुज पी ओ क्यू। दोस्तों मैंने पी शीर्ष को क्यू से मिला दिया,
क्यू शीर्ष में मिला दिया और क्यू शीर्ष को ओ से मिला दिया, ठीक है, और पी शीर्ष को भी मिला दिया। तो इस प्रकार देखा तो पी ओ क्यू त्रिभुज हमारा बन रहा है। कह रहा है ये जो त्रिभुज पी ओ क्यू बन रहा है इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो आइए पता करने की कोशिश करते हैं कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा क्या। ठीक है दोस्तों, एक बात बताइए, यहाँ से दोस्तों ये हमारा क्या है, एक समकोण त्रिभुज है, क्योंकि आपको चित्र की पता है कि दोनों जो अक्ष होते हैं वो 90 डिग्री पर एक दूसरे को काटते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर बनने वाला कोण 90 डिग्री होगा। तो ये हमारा एक समकोण त्रिभुज होगा यहाँ। तो आप मुझे बताइए यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगा। देखिए यहाँ पर लिखा है x, यहाँ पर x की वैल्यू 7 है, तो यहाँ पर देखा है तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 7 है। ठीक है, ये बात हमें पता चलेगी भैया यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, 7 है। अच्छा यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगा, देखिए y की वैल्यू 12 है, तो यहाँ देखा है तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 12 है, 12 है। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं, दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इस समकोण त्रिभुज का जो लंब है, वो 12 है, आधार क्या है, 7। आधार क्या है, 7। अगर दोस्तों इस समकोण त्रिभुज का लंब 12 है और आधार 7 है, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए किसी भी समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है लंब और आधार के मल्टीप्लीकेशन के आधे के बराबर होता है। तो इस समकोण त्रिभुज का भी क्षेत्रफल जो होगा लंब और आधार के मल्टीप्लीकेशन के आधे के बराबर होगा। आप लंबा से 84 का आधा करूंगा तो 42। तो इस प्रकार देखें तो 42 स्क्वायर यूनिट होगा। हाँ, इस त्रिभुज पीओक्यू का जो क्षेत्रफल होगा वो वास्तव में 42 स्क्वायर यूनिट होगा। क्या होगा, 42 स्क्वायर यूनिट होगा। बोलो हाँ कि ना, कहोगे हाँ। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, कहोगे हाँ। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, कहीं पर भी दिक्कत, कहीं पर भी परेशानी नहीं आ रही है, कहीं पर भी दिक्कत, कहीं पर भी परेशानी नहीं आ रही है। ठीक है, अब दोस्तों आइए हम कुछ और नया यहाँ पर ट्राई करने की कोशिश करते हैं, कुछ और नया सीखने की कोशिश करते हैं। अब आइए दोस्तों कुछ और नया चीज सीखने की कोशिश करते हैं। 1 मिनट दोस्तों रुक जाइए, 1 मिनट रुक। तो आप इस कॉन्सेप्ट को पढ़िए, उसके बाद मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि आखिर ये कहना क्या चाह रहा है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, पढ़िए इस कॉन्सेप्ट को। देखिए कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुज एबीसी के शीर्ष के निर्देशांक x1, y1, x2, y2, x3, y3 है, तो उस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा, कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुज एबीसी के शीर्षों के जो निर्देशांक है x1, y1, x2, y2, x3, y3 है, तो ऐसी स्थिति में उस त्रिभुज एबीसी का जो क्षेत्रफल होगा 1/2 अंदर है x1 ब्रैकेट में y2 माइनस y3 ब्रैकेट बंद प्लस x2 y3 माइनस y1, ठीक है, प्लस x3 ब्रैकेट में फिर से y1 माइनस y2 ब्रैकेट बंद मोड, ठीक है, उसके बराबर होगा। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, आपको बोर्ड पर समझाने की कोशिश करता हूँ। हो सकता है वैसे आपको समझ में ना आया हो, कहना क्या चाह रहा है। तो सबसे पहले मैं समझाने के लिए एक त्रिभुज बना लेता हूँ। सबसे पहले समझाने के लिए मैं एक त्रिभुज यहाँ पर बना लेता हूँ। यहाँ बना लीजिए, मान लीजिए तो समझाने के लिए सबसे पहले मैंने आपके सामने एक त्रिभुज बना लिया। तो ठीक है, 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट और। मान लीजिए तो ये जो त्रिभुज है, इस त्रिभुज का ये वाला जो शीर्ष है वो ए है, और ये वाला जो शीर्ष है बी है, और ये वाला शीर्ष हमारा सी है। ठीक है, मान लीजिए तो इस त्रिभुज एबीसी में ए शीर्ष के जो निर्देशांक है x1, y1 है, और बी शीर्ष के जो निर्देशांक है x2, y2 है, और सी शीर्ष के जो निर्देशांक है x3, y3 है। अगर दोस्तों इस त्रिभुज एबीसी में ए शीर्ष के निर्देशांक x1, y1 और बी शीर्ष के निर्देशांक x2, y2 और सी शीर्ष के निर्देशांक जो है x3, y3 है, तो ऐसी स्थिति में इस त्रिभुज एबीसी का जो क्षेत्रफल होगा, एक बटे दो मोल, ठीक है, ब्रैकेट में x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 ब्रैकेट में y3 माइनस y1 प्लस ब्रैकेट बंद x3 y x3 y
x3 y1 माइनस x3 y1 माइनस y2 ब्रैकेट बंद इसके बराबर होगा। हमसे यही ये कॉन्सेप्ट कहना चाह रहा है, हमसे यही कॉन्सेप्ट ये कहना चाह रहा है। तो ये बात है आपको हमेशा ध्यान रखना है कि यदि कोई त्रिभुज हमारा ए बी सी है और उसमें उस त्रिभुज ए बी सी में शीर्षों का जो निर्देशांक है x1, y1, x2, y2 और x3, y3 है, तो ऐसे में उस त्रिभुज एबीसी का जो क्षेत्रफल होगा बटे 2 मोड x1 ब्रैकेट में y2 माइनस y3 प्लस x2 ब्रैकेट में y3 माइनस y3 माइनस y1 y3 माइनस y1 y3 माइनस y1 प्लस x3 ब्रैकेट में y1 माइनस y2 ब्रैकेट बंद मोड के बराबर होगा। ठीक है, तो इसका जो काम होता है, ये जो मोड लगा है, इसका जो काम होता है वो साइन को परिवर्तित, अगर बाई चांस अंदर आ रहा है निगेटिव तो उसको क्या कर देगा, वो पॉजिटिव कर देगा, उसको वो पॉजिटिव कर देगा। हो सकता है मैं इसे बोलने में गलती कर रहा हूँ, हो सकता है इसे मोड ना कहा जाता हो, ठीक है, तो आप इसे इग्नोर करना। लेकिन इस चिन्ह का मतलब यही होता है कि अगर अंदर जो निगेटिव आ रहा है तो उसे पॉजिटिव कर देगा। क्या कर देगा, पॉजिटिव कर देगा। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगा, लेकिन निगेटिव चीज को वो पॉजिटिव कर देगा। ठीक है, ये सारी चीजें क्लियर है कहोगे? हाँ, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको ध्यान रखना है, ये एरिया निकालने का एक तरीका होता है। लेकिन बात आती है क्या हमें ऐसे याद करना पड़ेगा? और कोई तरीका नहीं है त्रिभुज का एरिया निकालने के लिए? और कोई तरीका नहीं है त्रिभुज का एरिया निकालने के लिए? कोई और तरीका नहीं है? मैंने कहा तरीका है। कौन सा तरीका है? आइए मैं आपको सिखाने की कोशिश करता हूं कि अगर कोई त्रिभुज एबीसी है और उसके निर्देशांक क्रम से x1, y1 और x2, y2 और x3, y3 है, तो हम ऐसी स्थिति में उस त्रिभुज एबीसी के क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? आइए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, तो आपको ये तो ध्यान रखना है, अगर यह ध्यान नहीं है तो कोई बात नहीं, जो मैं तरीका बताने जा रहा हूँ वो बहुत ही सिंपल है, बस आप बार बार प्रैक्टिस करोगे तो वो चीजें रट जाएंगी, वो चीजें रट जाएंगी। तो हाँ, वो चीजें रट जाएंगी। पहले इस क्वेश्चन को भी कर लेते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम कर लेते हैं, देखते हैं इस क्वेश्चन में कहा क्या जा रहा है। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को क्या कहना चाह रहा है, कहोगे देखिए इस क्वेश्चन को तो अभी करके आए हैं, कहोगे हाँ इस क्वेश्चन को तो अभी करके आए हैं। फिलहाल इस क्वेश्चन को देखिए क्या कहना चाह रहा है, कहोगे देखिए कह रहा है शीर्ष P, कह रहा है कि शीर्ष P जिसके निर्देशांक 0,12 है, O कह रहा है जिसके निर्देशांक 0,0 है, कह रहा है Q जिसके निर्देशांक 7,0 है, कह रहा है कि वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है, वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है। मतलब एक त्रिभुज हमारा POQ है जिसमें शीर्षों के निर्देशांक 0,12 0,0 7,0 दिया है, कह रहा है उस त्रिभुज POQ जो है त्रिभुज जो है उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो अगर आपको तो किसी त्रिभुज के शीर्ष दिए जाए और उसका क्षेत्रफल, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछे, तो आपको कुछ मत करना है, आपको कुछ नहीं करना है। आपको तीनों निर्देशांकों को शांति पूर्वक लिख लेना है, बिना कोमा लगाए शांति से लिख लेना है, बिना ब्रैकेट के बिना कोमा लगाए शांति से लिख लेना है तीनों निर्देशांकों को क्रमशः लाइन से। कहोगे हाँ, तो पहला जो P शीर्ष है, त्रिभुज का जो P शीर्ष है उसके निर्देशांक हमें क्या दिया है, कहोगे 0,12 दिया है। तो मैं बिना ब्रैकेट के मैं लिख ले रहा हूँ जीरो, बिना ब्रैकेट और बिना कोमा के 0,12 लिख ले रहा हूँ। थोड़ा दूर दूर लिखिए जिससे अच्छा लगे। ठीक है, इसके बाद वो जो शीर्ष है उसके निर्देशांक क्या दिया है, कहोगे 0,0 दिया है। कहोगे हाँ, तो बिना कोमा के बिना ब्रैकेट के मैं 0,0 लिख लिया। इसी प्रकार जो त्रिभुज का क्यू शीर्ष है उसके निर्देशांक क्या दिया है, कहोगे 7,0 दिया है। तो बिना ब्रैकेट के बिना कोमा के मैंने 7,0 लिख लिया। अब दोस्तों आपको क्या करना है, अब दोस्तों जो मैं आपको प्रक्रिया बताने जा रहा हूँ उस चीज को आपको ध्यान रखना है। अगर वो चीज आप ध्यान नहीं रखते हो तो आप आपके सामने बहुत बड़ा समस्या खड़ी हो जाएगी। ठीक है, उस चीज को आपको ध्यान रखना है। अब आपको क्या करना है, इसकी मल्टीप्लाई आपको इधर ऐसे करना है, पहले के साथ नहीं करना है, पहले की इस साइड दूसरे से करना है। ठीक है, इसी प्रकार इसकी जो है इससे करना है, कहोगे हाँ, इसकी इससे करना है। इसी प्रकार जो तीसरा बच रहा है उसकी पहले से करना है। तो ये तो फुल हो गई, कहोगे हाँ। अब कोई नीचे बचा नहीं है, कहोगे हाँ, कि जिससे हम 7 से करें, कहोगे हाँ। जब नहीं बचा तो 7 की हम ऊपर करेंगे, कहोगे हाँ। ठीक है, और सबको जोड़ लीजिए, मल्टीप्लाई करके सबको जोड़ लीजिए, सबको जोड़ लीजिए। ठीक है, तो मैं कर लेता हूँ। 0 की मल्टीप्लाई 0 से करूंगा तो 0 आएगा। ठीक है, 0 की मल्टीप्लाई 0 से करूंगा तो 0 आएगा, कहोगे हाँ। ठीक है, तो 0, उसके बाद 7 की मल्टीप्लाई 12 से करूंगा तो आएगा 84, 12 होता है। 0 प्लस 84, तो अगर मैं जोड़ता हूं तो 84 आएगा, कहोगे हाँ। लिख लीजिए आप इसे 84 लिख लिया। ठीक है, कहोगे हाँ 84 लिख लिया। बोलो हाँ, क्या कहोगे हाँ। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, कहोगे हाँ। इसी प्रकार दोस्तों, इसी प्रकार जैसे हमने इस साइड की मल्टीप्लाई इधर की है, इस वाले टर्म में, इस साइड जो टर्म है उसकी मल्टीप्लाई इधर की है, उसी प्रकार दोस्तों इस साइड वाले टर्म की मल्टीप्लाई इधर करेंगे। 12 की सबसे पहले मैंने 12 की मल्टीप्लाई सामने ना करके इससे करूंगा। इसी प्रकार में ये जो 0 था ना, कहोगे हाँ। इसी प्रकार मैं 0 की मल्टीप्लाई इस वाले 0 से ना करके इस 7 से करूंगा, कहोगे हाँ। इसी प्रकार ये जो तीसरा टर्म बच रहा है उसकी मल्टीप्लाई इधर करूंगा, कहोगे हाँ। तो 12 की मल्टीप्लाई 0 से करूंगा तो 0 आएगा, कहोगे हाँ। 0 की करूंगा
जीरो से करूंगा, जीरो के साथ से करूंगा तो जीरो ही आएगा, जीरो की करूंगा जीरो ही आएगा। तो इस प्रकार यहाँ पर अगर मैं करता हूँ तो जीरो प्लस जीरो आ रहा है, सबको जोड़ूंगा तो जीरो आएगा। कहोगे हाँ। दोस्तों इधर की मल्टीप्लाई करने पर 84 आ रहा था, कहोगे हाँ, और इधर की मल्टीप्लाई करने पर जीरो आ रहा है, कहोगे हाँ। दोनों के बीच का अंतर ले लेना है, दोनों के बीच का अंतर ले लेना है। अगर मैं अंतर लेता हूं ना तो 84 आएगा, कहोगे हाँ, 84 आएगा। अब जो 84 आया है उसका आधा कर दीजिए, आपका जो त्रिभुज पी ओ क्यू है उसका क्षेत्रफल निकल कर आ जाएगा। तो मैंने आधा कर दिया तो आया 42। मतलब हो गया, मतलब देख रहे हो तो त्रिभुज पी ओ क्यू है, उसका क्षेत्रफल जो है 42 स्क्वायर यूनिट है। क्या है? 42 स्क्वायर यूनिट है। आशा करता हूँ ये सारी चीजें आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आई होगी को भी। हम अब आइए इसी के ऊपर हम और क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे और अच्छी तरीके से क्लियरिटी आ सके, जिससे और अच्छी तरीके से क्लियरिटी आ सके। आइए दोस्तों हम इसके ऊपर और क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे अच्छी तरीके से क्लियरिटी आ सके। फिलहाल के लिए इस क्वेश्चन को पढ़िए, देखिए क्या कहना चाह रहा है ये क्वेश्चन को। देखिए हमसे कह रहा है शीर्षो पी, शीर्षो पी क्यू और आर कह रहा है जिसके निर्देशांक 1,2 है, -4, -3 है, 4,1 है। कह रहा है वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, कह रहा है वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। हम तो आइए तो हम जो त्रिभुज पी क्यू आर है उसका क्षेत्रफल निकालने की कोशिश करते हैं। तो एक त्रिभुज पी क्यू आर है, हमसे उसका क्षेत्रफल पूछा जा रहा है जिसमें तीनों शीर्ष जो है पी ओ क्यू उनके निर्देशांक दिए गए हैं। तो जिसके जो जिस त्रिभुज के निर्देशांक दिए गए हैं उसके निर्देशांकों को यहाँ पर लिख लेना बिना ब्रैकेट के, बिना कोमे के, कहोगे हाँ, सीरियल बाय सीरियल से। तो मैं लिखना चालू किया, तो जो त्रिभुज पी ओ क्यू है उसमें पी शीर्ष के निर्देशांक हमें 1,2 दिया, कहोगे हाँ। तो मैं बिना ब्रैकेट के एक बिना ब्रैकेट बिना कोमे के 1,2 लिख ले रहा हूँ, 1,2 लिख ले रहा हूँ, ठीक है, निर्देशांक लिख ले रहा हूँ। इसी प्रकार क्यू शीर्ष के जो निर्देशांक दिया गया -4 और -4, -3 दिया है, बिना ब्रैकेट के बिना कोमे के मैंने लिख लिया, ठीक है। इसी प्रकार आर शीर्ष के जो निर्देशांक दिया गया है 4,1 दिया है, मैंने यहाँ पर भी लिख लिया। अब दोस्तों मैंने प्रक्रिया अपनी चालू की, ठीक है। अब दोस्तों मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, इसकी मल्टीप्लाई सामने ना करके मैं यहाँ पर दूसरे नंबर पे कर रहा हूँ, यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो हाँ, तो क्या आया -3 आया। अब -4 की मल्टीप्लाई 1 से करूंगा तो -4 आया, तो -3 और -4 कुल मिलाकर -7 हो गया अभी तक, हो गया हाँ, कुल मिलाकर अभी तक -7 हो गया, हो गया हाँ। अब 4 की मल्टीप्लाई 2 से करनी है तो 8 आया, -7 और +8 कितना हो जाएगा, को देखिए जब -7 में +8 जोड़ेंगे तो आएगा 1। तो इस प्रकार देखा है तो इधर की जो मल्टीप्लाई इस वाले इधर के जो टर्म लिखे गए हैं उसकी मल्टीप्लाई इधर करने पर कुल मिलाकर 1 आ रहा है, -3 -4 और +8। तो इस प्रकार देखा है तो एक ही तो आ रहा है, हो गया हाँ, लिख लीजिए आप एक लिख लीजिए। इसी प्रकार इस साइड की मल्टीप्लाई ऐसे करिए, इसकी मल्टीप्लाई सामने ना करके मैं इधर कर रहा हूँ 4 से, इसी प्रकार 3 की मल्टीप्लाई सामने ना करके इधर कर रहा हूँ, हो गया। इसी प्रकार इसकी मल्टीप्लाई इधर होगी, 4 दूनी 8 -8 आया, -3 की मल्टीप्लाई 4 से करूंगा तो -20 आएगा, हो गया हाँ, -3 ही तो था, हो गया हाँ, ठीक है। -8 -12 -20 हो गया, हो गया हाँ, -20 हो गया। 1 की मल्टीप्लाई मैं ऊपर करूंगा तो प्लस का 1 आएगा, -20 + 1 19 आ गया, हो गया हाँ, क्या आ गया, 19 आ गया। किस 21 है, 19 जो आया माइनस का आया कि प्लस का आया, तो देखिए -20 था +1 था तो -19 आया है, हो गया हाँ, तो यहाँ पर -19 लिख लिया। अब दोस्तों इधर के मल्टीप्लाई करने पर 19 आया माइनस का, इधर के मल्टीप्लाई करने पर 1 आया, हो गया हाँ। दोनों के बीच का अंतर लेना है, जब मैं अंतर लूंगा ना तो ये जो अंतर लूंगा तो अंतर लेने के लिए मैं माइनस चिन्ह लगाऊंगा, तो अंतर लूंगा तो आएगा कुल मिलाकर 20। इस प्रकार देखा है तो 1 और -19 के बीच में कुल मिलाकर 20 का अंतर है, कभी तो मैंने यहाँ पर 20 लिख दिया। अब दोस्तों जो अंतर लेने पर आया है उसको 2 से भाग दे दीजिए, आधा कर दीजिए या 2 से भाग दे दीजिए। तो अगर मैं 2 से भाग देता हूँ या आधा करता हूँ तो आएगा 10। मतलब जो त्रिभुज हमारा त्रिभुज पी क्यू आर है उसका क्षेत्रफल जो है 10 स्क्वायर यूनिट है। क्या है? 10 स्क्वायर यूनिट है। बताइए कहीं दिक्कत कहीं परेशानी है आपको? तो नहीं, हमें कहीं दिक्कत कहीं परेशानी नहीं है। तो आप खुद देख रहे हैं कि हमें वो भारी भरकम फॉर्मूले रटने की जरूरत नहीं है। ये मैंने आपको एक नया ट्रिक बताने की यहाँ पर कोशिश की है। आशा करता हूँ ये ट्रिक आपको बहुत अच्छी तरीके से पसंद आई होगी। ठीक है, अच्छा अब हम एक नया कॉन्सेप्ट अब आइए हम एक नया क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। बस इस पर अगर आपको ये तरीका पता चल गया है तो आप इसके ऊपर 20 क्वेश्चन लगा सकते हैं। जरूरी नहीं है मैं और क्वेश्चन करवाऊंगा। हाँ, तो आइए फिलहाल अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ने की कोशिश करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि समीकरण 7x माइनस 7√3y प्लस 11 बराबर 0 और x अक्ष के बीच का कोण क्या होगा? x अक्ष के बीच का कोण क्या होगा? मतलब 7x माइनस 7√3y बराबर 11 बराबर 0 का जो ग्राफ है, 0 की जो रेखा है वो वास्तव में x अक्ष को प्रतिच्छेद कर रहा है और वही कह रहा है कि वो जो रेखा है 7x माइनस 7√3y प्लस 11 बराबर 0 वाली
वो वास्तव में एक्स अक्ष के साथ कितने डिग्री का कोण बना रहा है। हाँ, तो आइए पता करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैं काटे तल बना लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि काटे तल से अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा जब काटे तल में आपके सामने बनाकर प्रस्तुत करना होगा। सबसे पहले मैंने यहाँ पर काटे तल बनाने की कोशिश की होगी, काटे तल बनाने की कोशिश। दोस्तों ये हमारा एक कार्य तल है। हाँ भैया, ये हमारा क्या होगा, ये हमारा एक कार्य तल है। आपको चित्र ये पता है कि इस कार्य तल में ये जो कार्य तल है, तो ये हमारा एक क्या है, कार्य तल है कहोगे। हाँ, आपको चित्र ये पता है कि ये जो कार्य, इस कार्य तल में ये वाला हमारा जो है एक्स अक्ष को रिप्रेजेंट करता है और ये वाला जो हमारा है वाई अक्ष को रिप्रेजेंट करता है। हाँ, जो 7x, तो 7x माइनस 7 अंडर रूट 3 प्लस 11 बराबर 0 जो है वो कह रहा है एक्स अक्ष के साथ कितने डिग्री को कोण बना रहा है। तो मतलब देखा जाए तो 7x माइनस 7 अंडर रूट 3 प्लस 11 बराबर 0 वाली जो रेखा है, जो सीधी रेखा है वो एक्स अक्ष को प्रतिच्छेद कर रही है कभी। हाँ, मान लीजिए दोस्तों ये जो 7x माइनस 7 अंडर रूट 3 प्लस 11 बराबर 0 वाली जो रेखा है वो कुछ इस प्रकार है, कुछ इस प्रकार, कुछ इस प्रकार है, कुछ इस प्रकार है कभी। हाँ, दोस्तों ये जो रेखा है, मान लीजिए दोस्तों ये जो रेखा मैंने खींची है ये हमारी 7x माइनस 7 अंडर रूट 3, 7 अंडर रूट 3, 7 अंडर रूट 3 वाई प्लस 11 बराबर 0 को रिप्रेजेंट करती है। कह रहा है ये जो रेखा है, कह रहा है ये जो रेखा है 7x माइनस 7 अंडर रूट 3 वाई प्लस 11 बराबर 0 वाली जो रेखा है इस एक्स अक्ष के साथ कितने डिग्री का कोण बना रहा है कभी। हम मान लीजिए थीटा डिग्री का कोण बना रहा है, मतलब हमें थीटा डिग्री की वैल्यू बतानी है, मतलब हमें थीटा डिग्री की वैल्यू बतानी है। दोस्तों आप एक बात बताइए मुझे, आप एक बात बताइए, ये जो रेखा है इसका समीकरण वास्तव में 7x माइनस 7 अंडर रूट 3 वाई प्लस 11 बराबर 0 है। मतलब 7x माइनस 7 अंडर रूट 3 वाई बराबर -11 के बराबर हो गया। दोस्तों आपको चित्र ये पता है कि जब कोई समीकरण हमारा ax प्लस बी वाई बराबर c के रूप का होता है तो ऐसी स्थिति में, दोस्तों आपको चित्र ये पता है कि जब कोई समीकरण हमारा ax प्लस बी वाई बराबर c के रूप का होता है तो ऐसी स्थिति में उस रेखा का जो ढाल होता है माइनस a कोण भी होता है तो यहाँ। तो आप अगर बताइए, अगर ये जो रेखा हमारी ax प्लस बी वाई बराबर c के रूप की है, तो ऐसी स्थिति में इस रेखा की ढाल क्या होगी, को देखिए अगर ये रेखा हमारी ax प्लस बी वाई प्लस बराबर c के रूप की है तो ऐसी स्थिति में इस रेखा की जो ढाल होगी माइनस a अपॉन बी होगी, a की वैल्यू क्या होगी, देखिए a की वैल्यू x के गुणांक में 7 लिखा है तो इस प्रकार देखा जाए तो a की वैल्यू 7, b की वैल्यू क्या होगी, देखिए b की वैल्यू y के गुणांक में -7 अंडर रूट 3 लिखा है तो इसलिए b की वैल्यू जो होगी -7 अंडर रूट 3 होगी। तो इस प्रकार देखा जाए तो इस रेखा की जो ढाल है, इस रेखा की जो ढाल है वो वास्तव में ये होगी। दोस्तों अगर ये रेखा हमारी ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 की रूप की है तो ऐसी स्थिति में इस रेखा की जो ढाल होगी माइनस a अपॉन बी होगी, माइनस मतलब ये होगी कहोगे। ठीक है, लेकिन अगर मैं इस कोण के हिसाब से देखता हूं तो इस रेखा की जो ढाल होगी m बराबर tan थीटा होगी कहोगे। tan थीटा होगी, m बराबर tan थीटा होता है कहोगे। हाँ, मतलब tan थीटा होगी। तो अगर मैं देखता हूं इस रेखा की ढाल तो tan थीटा होगी कहोगे। हाँ, लेकिन अगर मैं इस समीकरण के हिसाब से देखता हूं तो इस रेखा की ढाल ये होगी कहोगे। हाँ, मतलब ये बराबर है इसकी कहोगे। यहाँ पर सारी चीजें क्लियर है कहोगे। अब मैं काटा पीटी मचा लेता हूँ, माइनस से माइनस कैंसिल हो तो 1 अपॉन अंडर रूट 3 आया। तो tan थीटा में देखा जाए तो दोस्तों tan थीटा को मैंने इधर लिख लिया और 1 अपॉन अंडर रूट 3 को इधर लिख लिया। तो आप मुझे बताइए 1 अपॉन अंडर रूट 3 tan के टेबल में किसकी वैल्यू होती है, अगर tan 30 की वैल्यू होती है तो क्या मैं यहाँ पर tan 30 लिख सकता हूँ? हाँ, जो 1 अपॉन अंडर रूट 3 आ रहा है उसकी जगह tan 30 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिखते हैं। अब मैं अगर तुलना करता हूँ तो ये दोनों चीज तभी बराबर हो सकते हैं, जब थीटा की वैल्यू क्या हो, 30 हो। इस प्रकार देखा जाए तो थीटा की वैल्यू क्या निकल कर आई है, तो 30। मतलब ये जो हमारा मतलब यही है कि 7x माइनस 7 अंडर रूट 3 वाई प्लस 11 बराबर 0 वाली जो रेखा है वो एक्स अक्ष के साथ 30 डिग्री का कोण बना रही है। क्या 30 डिग्री का कोण बना रही है? यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है? हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, कहीं दिक्कत कहीं परेशानी नहीं हो रही है। ठीक है, अब दोस्तों हमें और कुछ नई चीजें यहाँ पर सीखनी पड़ेगी। अब दोस्तों हमें कुछ और नई चीजें सीखनी पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, अभी तक हम ऐसी दो रेखाओं के बारे में रेखाओं के बारे में पढ़ रहे थे। रेखाओं के बारे में पढ़ रहे थे जहां पर हम वो रेखाओं के अंदर भी देखा है तो प्रतिच्छेदी रेखाओं के बारे में पढ़ रहे थे कभी। जरूरी नहीं है कि दोस्तों दो रेखाएं प्रतिच्छेद ही करें, दो रेखाएं दोस्तों समानांतर भी हो सकती हैं, प्रतिच्छेद भी कर सकती हैं, संपाती भी हो सकती है। क्या हो सकती है? संपाती भी हो सकती है। तो लेकिन हमें ये बात कैसे पता चले कि दोनों जो दो रेखाएं जो हैं वो समानांतर है कि प्रतिच्छेद कर रही हैं कि संपाती है, ये चीज हमें कैसे पता चले कभी?
तो उन्हीं सब चीजों पे आपके सामने कॉन्सेप्ट लिखा गया है, आप उस कॉन्सेप्ट को पढ़िए, उसके बाद मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। कह रहा है कि दो रेखाएं जिसके समीकरण क्रमशः a1x a1x प्लस b1y बराबर c1 और a2x प्लस b2y बराबर c2 है। C2 है, कह रहा है दो रेखाओं के समीकरण क्रमशः ये और ये है। कह रहा है यदि यदि a1/a2 जो है b1/b2 के बराबर है और ये दोनों जो टर्म है a1/a2 और b1/b2, कह रहा है ये जो है c1/c2 के बराबर नहीं है, c1/c2 के बराबर नहीं है, तो दोनों रेखाएं क्या होंगी? समानांतर होंगी। क्या होंगी? समानांतर होगी। और आगे कह रहा है कि जब a1/a2 जो होता है b1/b2 के बराबर होता है और ये दोनों जो होते हैं जब c1/c2 के बराबर नहीं होते हैं, तो ऐसी स्थिति में कोई हल नहीं होता है। मतलब कोई वैल्यू इनकी पॉसिबल ही ना है, कोई वैल्यू पॉसिबल ही नहीं है। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं आखिर ये कहना क्या चाह रहा है। मान लीजिए दोस्तों दो रेखाएं हैं, जिसमें से पहली रेखा का समीकरण जो है a1x b1y। तो मान लीजिए दोस्तों दो रेखाएं हैं और उन दोनों रेखाओं में से पहली रेखा का जो समीकरण है a1x प्लस b1y बराबर c1 है और दूसरी रेखा का जो समीकरण है a2x प्लस b2y बराबर c2 है। अगर दोस्तों मान लीजिए दोस्तों दो रेखाएं हैं, जिसमें से पहली रेखा का जो समीकरण है a1x प्लस b1y बराबर c1 है और दूसरी रेखा का जो समीकरण है a2x प्लस b2y बराबर c2 है। ठीक है। और अगर दोस्तों a1/a2 जो है दोस्तों, अगर a1/a2 जो है वो बराबर है b1/b2 के बराबर है और ये दोनों जो है वो c1/c2 के बराबर नहीं है, तो ऐसी स्थिति में दोनों जो रेखाएं होंगी वो समानांतर होंगी। क्या होंगी? समानांतर होंगी। तो ऐसी स्थिति में दोनों जो रेखाएं होंगी वो क्या होंगी? समानांतर होंगी। ठीक है। और इसी के साथ साथ दोस्तों जब a1/a2 जो होता है b1/b2 के बराबर होता है और ये दोनों जो है जब c1/c2 के बराबर नहीं होते हैं, तो ऐसी स्थिति में कोई भी हल नहीं होता है, कोई भी वैल्यू पॉसिबल नहीं होती है। एक्स वाई की कोई भी हल नहीं होता है। हाँ, खुद सोचिए दोस्तों, जब दोनों रेखाएं समानांतर होंगी तो क्या कोई वैल्यू पॉसिबल है? कोई दोनों की कॉमन वैल्यू पॉसिबल है? कहोगे नहीं, दोनों की कोई कॉमन वैल्यू पॉसिबल नहीं है। हाँ, तो आपको ये बातें समझ में आ गई है? कहोगे हाँ। तो आपको ये बात हमेशा ध्यान रखना है। तो आपको ये बात हमेशा ध्यान रखना है कि यदि दो रेखाएं जिसमें से पहली रेखा का समीकरण ये है और दूसरी रेखा का समीकरण ये है, और यदि a1/a2 जो है b1/b2 के बराबर है और ये दोनों जो है c1/c2 के बराबर नहीं है, तो ऐसी स्थिति में दोनों जो रेखाएं होंगी वो समानांतर होंगी। क्या होंगी? समानांतर होंगी। और यदि a1/a2 जो है b1/b2 के बराबर है और b1 ये दोनों जो है c1/c2 के बराबर नहीं है, तो ऐसी स्थिति में कोई हल होगा ही नहीं। मतलब दोनों के लिए देखा जाए तो कोई कॉमन वैल्यू पॉसिबल ही नहीं होगी। कहोगे हाँ। ठीक है। ये सारी चीजें क्लियर है? कहोगे हाँ, ये सारी चीजें क्लियर है। ठीक है। आशा करता हूँ इसमें कहीं दिक्कत, कहीं परेशानी आपको नहीं आई होगी। ये आपको बस ध्यान रखना है। ठीक है। आइए हम इसके ऊपर एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, जिससे अच्छी तरीके से हमें क्लियर हो जाए सारी चीजें। कहोगे हाँ। पढ़िए इस क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है। देखिए, कह रहा है यदि 5x प्लस 2y बराबर 9 कह रहा है और 15x प्लस ky बराबर 2 है, का कोई हल ना हो, कह रहा है का कोई हल ना हो, तो k का मान क्या होगा? k का मान क्या होगा? कहोगे हाँ। k का मान क्या होगा? कह रहा है कि 5x प्लस 2y बराबर 9, 15x प्लस ky बराबर 2 का कोई हल ना हो, तो k का मान क्या होगा? कहोगे हाँ। दोस्तों दो रेखा है, दोस्तों दो समीकरण दिया गया है। पहला जो समीकरण है 5x प्लस 2y बराबर 9 है। 5x प्लस 2y बराबर 9 है। दूसरा जो समीकरण दिया गया है, एक मिनट रुकिए, ऊपर जा रहा है। दूसरा जो समीकरण दिया गया है दोस्तों, दूसरा जो समीकरण दिया गया है वो 15x प्लस ky प्लस ky, हाँ ky बराबर 2 है। कह रहा है कि इन दोनों का कोई हल नहीं है। कभी
अगर दोस्तों इन दोनों समीकरणों का कोई हल नहीं है तो ऐसी स्थिति में दोस्तों A1/A2 जो होगा वो B1/B2 के बराबर होगा, B1/B2 के बराबर होगा, और ये दोनों जो होंगे C1/C2 के बराबर नहीं होंगे कभी भी। क्योंकि दोस्तों आपको चित्र में पता है कि यदि दो रेखाएं जिसके समीकरण A1x प्लस B1y बराबर C1 और दूसरा जो समीकरण दूसरा जो रेखा है उसका समीकरण A2x प्लस B2y बराबर C2 है, तो ऐसी स्थिति में अगर A1/A2 जो है B1/B2 के बराबर है और वो बराबर नहीं है C1/C2 के, तो ऐसी स्थिति में कोई हल नहीं होता कभी। ठीक है, अगर तो इन दोनों समीकरणों का कोई हल नहीं है तो ऐसी स्थिति में A1/A2 जो होगा B1/B2 के बराबर होगा, और ये दोनों जो है C1/C2 के बराबर नहीं होंगे कभी। यहाँ पर मैं सारी वैल्यू रख ले रहा हूँ। तो A1 क्या है कभी देखिए, आप चाहे जिस समीकरण में आप A1 मान सकते हैं, चाहे जिस समीकरण में आप A2 मान सकते हैं, लेकिन एक क्रम से मांगेंगे। जिस समीकरण में आप A1 मानोगे उसी समीकरण में आप B1 भी मानोगे। ठीक है, तो आप ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो A1 क्या कब देखिए, A1 देखा जाए तो मैं पहले समीकरण को लेकर चल रहा हूं तो 5 है कब, तो यहाँ पर मैंने 5 रख लिया कब। अच्छा, A2 क्या कब देखिए, A2 दूसरे समीकरण को देखा जाए तो 15 है, मैंने यहाँ पर 15 रख लिया, बराबर 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 सिंबल लगा दिया, ये वाला सिंबल लगा दिया। अच्छा, B1 क्या होगा, B1 2 है। B2 क्या होगा देखिए, K है, मैंने K रख दिया। अब दोस्तों मैं इसे सोल्व कर ले रहा हूँ। 5 या 15 को, हाँ 5 या 15, ये बराबर आ गया 6, ये बराबर आ गया 6। मतलब हो गया, मतलब देखा है तो अगर इन दोनों समीकरण के कोई हल नहीं है तो ऐसी स्थिति में के की वैल्यू जो होगी 6 के बराबर होगी, के की वैल्यू जो होगी 6 के बराबर होगी। अगर इन दोनों समीकरणों का तो कोई हल नहीं है तो ऐसी स्थिति में के की जो वैल्यू होगी वो 6 के बराबर होगी। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है कभी, हाँ। तो इसके ऊपर ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, अब अगला देखिए कॉन्सेप्ट आपकी स्क्रीन पे लिखा गया है, इसे भी मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, पढ़िए, ये कॉन्सेप्ट आखिर क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है कि दो रेखाएं जिसके समीकरण क्रम से a1x प्लस b1y बराबर c1, a2x प्लस b2y बराबर c2 है। कह रहा है यदि a1/a2 जो है b1/b2 के बराबर नहीं है तो दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। और कह रहा है कि जब a1/a2 जो होता है b1/b2 के बराबर नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में एक अद्वितीय हल होता है। मतलब उन दोनों रेखाओं का केवल एक ही हल होगा। ठीक है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि आखिर कहना क्या चाह रहा है, आखिर ये कहना क्या चाह रहा है। मान लीजिए दोस्तों दो रेखाएं हैं, मान लीजिए दोस्तों दो रेखाएं हैं। इसमें से पहली रेखा का जो समीकरण है मान लीजिए a1x प्लस b1y प्लस बराबर c1 है, और दूसरी रेखा का जो समीकरण है a2x प्लस b2y बराबर c2 है। तो ऐसी स्थिति में यदि दोस्तों मान लीजिए दोस्तों दो रेखाएं हैं, जिसमें से पहली रेखा का जो समीकरण है a1x प्लस b1y बराबर c1 है, और दूसरी रेखा का जो समीकरण है a2x प्लस b2y बराबर c2 है। तो ऐसी स्थिति में अगर दोस्तों यहाँ पर यहाँ पर a1/a2 जो है बराबर नहीं है b1/b2 के, तो ऐसी स्थिति में दोनों जो रेखाएं होंगी वो प्रतिच्छेदी होंगी। मान लीजिए पहली रेखा ये थी, पहली रेखा जो है ये है, और दूसरी जो रेखा है वो ये है। मतलब इस प्रकार की होंगी होगी। मान लीजिए दो रेखाएं जिनके समीकरण क्रमशः ये और ये है। अगर दोस्तों a1/a2 की जो वैल्यू है b1/b2 के बराबर नहीं है तो ऐसी स्थिति में दोनों जो रेखाएं होंगी वो प्रतिच्छेदी होंगी। मतलब कुछ इस प्रकार की होंगी होगी, हाँ। और दोस्तों जब a1/a2 जो होता है b1/b2 के बराबर होता है, a1/a2 जो होता है b1/b2 के बराबर होता है, तो ऐसी स्थिति में एक अद्वितीय हल होता है। क्या होता है? एक अद्वितीय हल होता है। मतलब इन दोनों रेखाओं की केवल मिनिमम एक ही वैल्यू पॉसिबल होती है। मतलब देखा है तो इन दोनों रेखाओं की एक ही वैल्यू पॉसिबल होती है। तो ये बातें आपको हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है, एक अद्वितीय हल होता है, मतलब उनकी केवल एक ही वैल्यू पॉसिबल होती है। उन दोनों रेखाओं की मिनिमम एक ही कॉमन वैल्यू पॉसिबल होती है। ठीक है, ये बातें आपको क्लियर है कभी? हाँ, ये सारी चीजें हमें क्लियर है। अगर ये सारी चीजें क्लियर है तो आइए हम इसके ऊपर क्वेश्चन लेते हैं। आइए हम इसके ऊपर क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन आप देखिए क्या कहना चाह रहा है। देखिए हमसे कह रहा है यदि kx प्लस 3y बराबर k माइनस 3, कह रहा है कि यदि kx प्लस 3y बराबर k माइनस 3, और कह रहा है कि 12x प्लस ky बराबर k, 12x प्लस ky बराबर k का एक अद्वितीय हल है। कह रहा है k का एक अद्वितीय हल है, तो k का मान क्या होगा? k का मान क्या होना चाहिए?
ठीक है। दोस्तों एक दो समीकरण है जिसमें से पहला समीकरण जो है के एक्स प्लस, दोस्तों दो समीकरण है, दोस्तों दो समीकरण है जिसमें से पहला जो समीकरण है के एक्स प्लस थ्री वाई बराबर के माइनस थ्री है। पहले समीकरण जो है के एक्स प्लस थ्री वाई बराबर के माइनस थ्री। दूसरा समीकरण जो है बारह एक्स प्लस के वाई बराबर के है को कह रहा है कि इन दोनों का, कह रहा है कि इनका एक अद्वितीय हल है को यहाँ। अगर तो इन दोनों का एक अद्वितीय हल है तो ऐसी स्थिति में दोस्तों a1/a2 जो होगा बराबर नहीं होगा b1/b2 के को यहाँ। a1/a2 जो होगा बराबर नहीं होगा b1/b2 के। तो ये अगर मैं यहाँ पर दोनों समीकरणों में से x के, दोनों समीकरणों में जो x के गुणांक में राशि लिखी गई है उनको अनुपात में लेता हूं तो ये a1/a2 की वैल्यू प्राप्त होगी। इसी प्रकार y के गुणांक में जो राशि लिखी गई है उनका अनुपात लेता हूं तो b1/b2 की वैल्यू प्राप्त होगी, b1/b2 की वैल्यू प्राप्त होगी। ठीक है। अगर तो इन दोनों समीकरणों का कोई हल नहीं है तो ऐसी स्थिति में a1/a2 की जो वैल्यू होगी, a1/a2 की जो वैल्यू होगी वो बराबर नहीं होगी b1/b2 की होगी। इसे मैं सोल्व कर लेता हूँ, अगर मैं सोल्व करता हूँ तो के स्क्वायर आएगा, के स्क्वायर बराबर नहीं होगा वास्तव में 12 में 36 हो गया। अगर मैं यहाँ पर के की वैल्यू निकालता हूँ तो के की वैल्यू आ गई प्लस माइनस, ये बराबर नहीं होगा प्लस माइनस, ठीक है, प्लस माइनस। इस प्रकार देखा है तो अगर इन दोनों समीकरणों का कोई वैल्यू इन दोनों समीकरणों का एक अद्वितीय हल है तो ऐसी स्थिति में के की जो वैल्यू होगी वो वास्तव में वो बराबर नहीं होगी प्लस माइनस 6। हाँ, ये सारी चीजें समझ में आ गई हो? हाँ, ये सारी चीजें समझ में आ गई। हमसे के की वैल्यू पूछा था तो के की वैल्यू ये निकल कर, मतलब के की वैल्यू जो होगी प्लस माइनस 6 के बराबर नहीं होगी अगर इसका एक अद्वितीय हल है, अगर इसका एक अद्वितीय हल है तो। ठीक है। अब आइए दोस्तों हम एक और अलग से कॉन्सेप्ट सीखने की कोशिश करते हैं। आप इस कॉन्सेप्ट को पढ़िए, उसके बाद मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ क्या ये कहना चाह रहा है। कह रहा है दो रेखाएं जिसके समीकरण क्रम से a1x प्लस b1y बराबर c1 है और a2x प्लस b2y बराबर c2 है। यदि कह रहा है यदि a1/a2 जो है b1/b2 के बराबर है और कह रहा है कि ये दोनों जो है c1/c2 के भी बराबर है तो ऐसी स्थिति में दोनों रेखाएं जो होंगी संपाती होंगी, मतलब एक के ऊपर एक रखी होंगी हो गया। और कह रहा है कि जब a1/a2 जो होता है b1/b2 के बराबर होता है और ये दोनों जो होते हैं c1/c2 के भी बराबर होते हैं तो ऐसी स्थिति में अनेक हल होते हैं। खुद सोचिए दोस्तों, जब एक रेखा दूसरी रेखा के ऊपर रखी गई है, ठीक, तो हर बिंदु पर मिल रहे हैं को यहाँ। जब हर बिंदु पर मिल रहे हैं तो उनकी तो बहुत हल होंगे को यहाँ। तो जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं तो किसी एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही होंगी को यहाँ, तो उसका तो एक अद्वितीय हल होगा। जब दो रेखाएं एक दूसरे के समानांतर है तो कहीं प्रतिच्छेद कर ही ना रही है को यहाँ, जब प्रतिच्छेद कर ही ना रही है तो उनका कोई हल नहीं होगा को यहाँ। बोलो हाँ कि ना कहोगे हाँ। और जब दो रेखाएं एक दूसरे पर संपाती हैं, एक दूसरे के ऊपर रखी हुई हैं तो ऐसी स्थिति में वो प्रत्येक बिंदु पर मिल रही है कहोगे हाँ। जब प्रत्येक बिंदु पर मिल रही है तो उनके अनेक हल होंगे कहोगे हाँ। ठीक है। आइए मैं बोर्ड पर समझाने की कोशिश करता हूँ ये जो कॉन्सेप्ट हमसे कहा। ठीक है। मान लीजिए दो रेखाएं हैं जिनमें से पहली रेखा का जो समीकरण है a1x प्लस b1y बराबर c1 है और दूसरी रेखा का जो समीकरण है a2x प्लस b2y बराबर c2 है। अगर दोस्तों x के अगर दोस्तों a1/a2 का जो अनुपात है वो b1/b2 के बराबर है और इन दोनों का जो अनुपात है वो c1/c2 के भी बराबर है। a1/a2 का जो अनुपात है वो b1/b2 के बराबर है और इन दोनों का जो अनुपात है वो c1/c2 के भी बराबर है, c1/c2 के भी बराबर है। तो ऐसी स्थिति में दोनों जो रेखाएं होंगी क्या होंगी? संपाती होंगी। मतलब अगर ये इस समीकरण की रेखा ये है तो दूसरी समीकरण की जो रेखा होगी वो वास्तव में इसी के ऊपर ऐसे स्थित होगी, ठीक है। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है? हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर, ऐसे स्थित होगी हाँ, ठीक है। संपाती होंगे मतलब एक के ऊपर एक रखी होगी। और इसी के साथ साथ दोस्तों जब a1/a2 जो होता है b1/b2 के बराबर होता है और ये दोनों जो होते हैं c1/c2 के बराबर होते हैं तो ऐसी स्थिति में अनेक हल होते हैं। क्या होते हैं? अनेक हल होते हैं, मतलब बहुत सारे हल होते हैं।
ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि जब एक रेखा दूसरी रेखा के ऊपर स्थित है तो हर बिंदु पर मिल रहे हैं कहोगे हाँ। जब हर बिंदु पर मिल रहे हैं तो अनेक हल होंगे ही कहोगे हाँ। अनेक हल होंगे ही। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है कहोगे हाँ। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। ये सारी चीजें क्लियर है कहोगे हाँ। ये सारी चीजें क्लियर है। आइए हम इसके ऊपर एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। ठीक है, जिससे अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप फिलहाल पढ़िए। इस क्वेश्चन को आप फिलहाल पढ़िए, उसके बाद मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि कहना तो कह रहा है कि यदि रेखा है 7x प्लस 3y बराबर 8 और 21x प्लस ky बराबर 24 संरेख है, मतलब संपाती है। ठीक है, मतलब एक के ऊपर एक रखी हुई है। कह रहा है संरेख है तो क्या के मान क्या होगा? तो दो रेखाएं हैं जिसके समीकरण क्रमशः 7x प्लस 3y 7x प्लस 3y 7x प्लस 3y बराबर 8 है। पहली रेखा का समीकरण। और दूसरी जो रेखा है उसका समीकरण जो है 21x। दूसरी रेखा जो है उसका समीकरण जो है 21x प्लस ky बराबर 24 है। कह रहा है ये दोनों जो रेखाएं हैं, कह रहा है दोनों जो रेखाएं हैं वो संपाती है, मतलब समरेख है। अगर तो दोनों रेखाएं संरेख है, अगर तो दोनों रेखाएं संरेख है मतलब संपाती हैं, तो ऐसी स्थिति में दोस्तों a1 अपॉन a2 की जो वैल्यू होगी वो b1 अपॉन b2 के बराबर होगी और उन दोनों की जो वैल्यू होगी c1 अपॉन c2 के बराबर होगी। तो ये जो x के गुणांक में लिखा गया है, अगर मैं इसका अनुपात लेता हूं तो a1 अपॉन a2 का वैल्यू मिलेगी। इसी प्रकार y के गुणांक में जो लिखी गई है, अगर मैं उनका अनुपात लेता हूं तो वो b1 अपॉन b2 की वैल्यू मिलेगी। इसी प्रकार ये जो बराबर के दूसरी साइड लिखा गया है, इसका मैं अनुपात लेता हूं तो c1 अपॉन c2 की वैल्यू मिलेगी। अगर दोस्तों ये दोनों रेखा दोस्तों अगर ये दोनों रेखाएं जो अगर तो दोनों रेखाएं के समीकरण जो है एक संपात, अगर तो दोनों रेखाएं संरेख है मतलब संपाती हैं, तो ऐसी स्थिति में a1 अपॉन a2 की जो वैल्यू होगी वो बराबर होगी b1 अपॉन b2 की होगी। b1 अपॉन b2 के बराबर होगी और इन दोनों की वैल्यू जो होगी c1 अपॉन c2 के बराबर होगी। ठीक है, यहाँ पर भी लिख सकते हो, ना भी लिखोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि हमसे k की वैल्यू पूछा है, तो हम इन्हीं दोनों के माध्यम से निकाल सकते हैं k की वैल्यू। ठीक है, k की वैल्यू इन्हीं दोनों के माध्यम से निकाल सकते हैं। अगर लिख लेते हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लिख लोगे तो आप इन दोनों के माध्यम से भी निकाल सकते हो। अगर इससे नहीं निकालना चाहते हो तो आपको इग्नोर करना है। ठीक है, 7 या 21 हो गया। हाँ 7 या 21, 3 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो आएगा k बराबर 9 हो गया। मतलब देखें तो अगर दोनों रेखाएं जो है संपाती हैं तो ऐसी स्थिति में k की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? k की वैल्यू जो होगी 9 होगी। क्या होगी? 9 होगी। अगर दोनों रेखाएं संपाती हैं, तो ऐसी स्थिति में जो k की वैल्यू होगी वो क्या होगी? संपाती होगी। क्या होगी? k की वैल्यू क्या होगी? 9 होगी। क्या होगी? k की वैल्यू 9 होगी। आशा करता हूँ ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं दोस्तों। मिलेंगे कल इसी ऊर्जा और इसी उत्साह के साथ। आज के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।